सीटेट सीडीपी टेस्ट सीरीज क्लास 4। देखो एक बार क्वेश्चन देखो फटाफट से। बहुत बढ़िया। तो जेंडर क्या है? जेंडर इज ए और एन। जेंडर यानी जेंडर यहां हिंदी में प्रॉब्लम है, याद रखिएगा इसको, टर्म को आप इंग्लिश में याद रखिएगा। जेंडर या लिंग भी लिख के वो दे सकता है हिंदी में। एक चीज है, आप दो शब्द पढ़ते हैं, सेक्स और जेंडर। अगर मैं बात करूं यहां तो हिंदी में ज्यादातर समय जब अनुवाद करेंगे तो लिंग ही लिखा मिलेगा दोनों साइड। लेकिन आप क्या करेंगे, यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो इंग्लिश मीडियम वाली साइड झांक के देख लेंगे, क्योंकि बाइलिंगुअल होता है लगभग हर एक पेपर, के सेक्स लिखा है या जेंडर लिखा है। यदि सेक्स लिखा हो तो आप कहेंगे ये जैविक संरचना है, यानी ये बायोलॉजी के हिसाब से है, हमारी बायोलॉजिकल है कि संरचना कैसी है किसी एक शरीर की, तो वो मेल होगा या फीमेल होगा। लेकिन अगर बात जेंडर की है तो ये समाज ने कंस्ट्रक्ट किया है, एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, और ये समाज ने रूल्स भी निर्धारित किए हैं, बाकी सारी चीजें भी। तो ये सामाजिक हो जाएगा अगर जेंडर की बात की जाए, और सेक्स बायोलॉजिकल हो जाएगा। लेकिन इंग्लिश हिंदी में दोनों को लिंग कह सकते हैं, तो इसलिए आप इंग्लिश मीडियम में जरूर देख लीजिएगा। यदि यहां जेंडर है तो सिंपल आंसर हो जाएगा एक सामाजिक संरचना है। जो सीटेट का टॉपिक है वही अपने आप में उसका नाम है, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। अगर आप सिलेबस चेक करेंगे सीटेट का, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट यानी लिंग एक सामाजिक संरचना के रूप में। ठीक, सोशल कंस्ट्रक्ट कहलाएगा, ये सामाजिक संरचना या रचना कहलाएगी। बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट, जो जैसी हमारी बायोलॉजी है, जैसे हम जैविक रूप से बने हैं, उसको हम सेक्स कहते हैं। इंग्लिश की बात कर रही हो, है ना। तो ये बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट हुई। अगर इस यहां ऊपर सेक्स लिखा होता जेंडर की जगह, तब आंसर ए ऑप्शन हो जाता। ठीक, जेंडर क्या है, हमने समाज में हमने रूल्स निर्धारित कर दिए कुछ, कि भाई महिलाएं हैं तो ये काम करेंगी, पुरुष हैं तो ये काम करेंगी, महिलाएं हैं तो ये कपड़े पहनेंगी, पुरुष हैं तो ये कपड़े पहनेंगी, महिलाएं हैं तो ये भाषा बोलेंगी और पुरुष हैं तो ये भाषा बोलेंगे। जबकि उसका कोई खास संबंध सेक्स से नहीं है, बायोलॉजी से नहीं है, है ना। बायोलॉजिकल एंडोमेंट क्या है? बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट है कि महिलाएं बच्चों को जन्म देंगी, या इस तरीके की चीजें जो हमारी बायोलॉजी ने निर्धारित की हैं, जो समाज ने नहीं। खाना कोई भी बना सकता है, ये बिल्कुल एक सोशल कंस्ट्रक्ट है कि खाना सिर्फ महिलाएं बनाएं घर में। ये क्या हुआ, एक जेंडर की बात हुई, यानी सामाजिक रचना हुई, सामाजिक संरचना हुई। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, आर्थिक संरचना, तो हम इसको आर्थिक संरचना क्या है? आर्थिक संरचना तो सोशल स्ट्रेटा वाली चीजें हैं कि कोई लोअर मिडिल क्लास है, कोई ये है वो, इसका लिंग से तो कोई मतलब नहीं हुआ। साइकोलॉजिकल एंटिटी में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी कि साइकोलॉजिकली हम कैसा फील करते हैं। कई बार सेक्सुअल ओरिएंटेशन जिसमें एलजीबीटीक्यू और इन सब चीजों की बातें होती है, वो उधर आ जाएंगी फिर। ठीक हो गई बात। लेकिन यहां बात सोशल कंस्ट्रक्ट और बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट की हो रही है, तो ये जो जेंडर का कॉन्सेप्ट है ये हमने बनाया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे इसी बात पे। देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप और पढ़िए एक बार क्वेश्चन नंबर 2 को। मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है। देखिए एक बार, चिल्ड्रन एक्वायर जेंडर रोल्स थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी कि जो बच्चे हैं ये जेंडर रोल धारण कहां से करते हैं? बच्चा पैदा तो नहीं होता ये सोच के कि भाई मुझे साड़ी ही पहननी है, मुझे झाड़ू ही लगानी है। कोई भी बच्चा हो चाहे, उसे थोड़ी पता है, ये तो आपने समाज में सिखाया उसे। तो बच्चे किस चीज को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं? मतलब सोशल रोल या जेंडर रोल जो आते हैं वो किस एक चीज के थ्रू नहीं आते। एक्सेप्ट का मतलब है किस एक चीज को छोड़ के, नॉट, है ना। तो इसको क्वेश्चन को पढ़ के ध्यान से आंसर करेंगे, नहीं तो गलतियां हो सकती हैं। तो इसका आंसर मीडिया, मीडिया से तो आते हैं, इसमें लिखा है एक्सेप्ट। कौन सी एक चीज? देखो जेंडर रोल्स आते कहां हैं? समाज से, परिवार से, मीडिया से, पीयर से। जो सोशलाइजेशन में काम करते हैं ना हमारे, वही जेंडर रोल्स में भी काम करते हैं। जेंडर भी तो समाज की ही एक संरचना है, तो सोशलाइजेशन का हिस्सा ही है एक तरीके से, जेंडर जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। तो मीडिया के द्वारा बिल्कुल आप देख रहे हैं सास बहू की लड़ाइयां हो रही हैं, तो वही चीज एक्वायर की जा रही है। तो सोशल रोल्स हो गए, या कार्टून देख रहे हैं बच्चे तो वो भी शिजुका की तरह बातें कर रहे हैं, तो ये मीडिया से भी आ सकता है। सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण, बिल्कुल सामाजिकरण से भी आएगा, लेकिन हमसे पूछा है किससे नहीं आएगा। कल्चर, बिल्कुल जिस कल्चर में जिस तरीके की संस्कृति है, महिलाओं और पुरुषों के लिए जैसे रोल बनाए गए हैं, वैसा बच्चा उसको एक्वायर कर लेता है। लेकिन ट्यूटरिंग से, ट्यूशन पढ़ा के, ट्यूशन नहीं दिया जाते कि ऐसे जेंडर रोल अपना लो। ट्यूशन से जेंडर रोल नहीं सीखते आप, कोई ट्यूशन नहीं दिया जाता कि चलिए मेल और फीमेल बन जाइए, इस चीज के लिए ट्यूशन ले लीजिए। ठीक है बात। हाँ, ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशंस अ टीचर ऑफन पेज मोर अटेंशन टू बॉयज देन गर्ल्स, यानी जब कक्षा में बच्चों के साथ इंटरेक्शन करेगा टीचर है, तो अभी आप लोग मेरे सामने नहीं है, अदरवाइज मैं कभी कभी नाम लेती रहती हूँ, है ना। आगे की स्क्रीन ठीक कराएंगे, बार बार इधर गर्दन देखनी पड़ती है आपके कमेंट्स के लिए, है ना। तो अगर मैं बात करूं
तो मैं नाम ले लेती हूं बीच बीच में, मतलब ये इंटरेक्शन हुआ टीचर का लर्नर के साथ। इसी तरीके से जब क्लासरूम में बच्चे बैठे होते हैं तो बातें की जाती है, वहां पे नाम लेकर के डिस्कशन किया जाता है, डिस्कशन किया जाता है जनरली। यदि कोई एक शिक्षक है जो क्लासरूम में परिचर्चा होना तो बिल्कुल सार्थक सी बात है, अच्छी बात है, डिस्कशन तो होगा। ऐसा तो नहीं है कि टीचर रोबोट है, वो अपनी गा के चला गया और बच्चे सुनते रहेंगे। बातें तो होंगी, टीचर और स्टूडेंट के बीच में डिस्कशन होगा। तो ये जो डिस्कशन है, आ टीचर ऑफन पेज मोर अटेंशन। इसमें क्या होता है, एक ऐसा शिक्षक है जो बॉयज को ज्यादा अटेंशन देता है, यानी बॉयज पे ध्यान ज्यादा है गर्ल्स की बजाय, यानी बॉयज से इंटरेक्शन ज्यादा है। इस चीज को, या ये किस चीज का एक एग्जाम्पल है, ये हमसे पूछा है। पहला ऑप्शन है जेंडर बायस, दूसरा ऑप्शन है जेंडर आइडेंटिटी, तीसरा ऑप्शन है जेंडर रेलिवेंस और लास्ट है जेंडर कॉन्स्टेंसी। आप लोग सभी आंसर कर रहे हैं जेंडर बायस, जो कि अपने आप में अच्छी बात है। देखो ज्यादातर ऑप्शंस में ये होगा कि जेंडर बायस या स्टीरियोटाइप में से कोई एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तब तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आप ठीक कर जाएंगे। ठीक, लेकिन स्टीरियोटाइप और बायस यदि एक साथ मिल जाए तो जहां बात स्टीरियोटाइप की होगी, स्टीरियोटाइप यानी रूढ़िबद्धता या कह लीजिए जो परंपरा में चला आ रहा है, ट्रेडिशन में चला आ रहा है, उसको आपने मान लिया। दूसरी तरफ आपका बायस में आप किसी भी तरफ झुके हो सकते हैं, है ना, पक्षपात कह लीजिए, आप किसी भी तरफ आप झुके हो सकते हैं। लेकिन स्टीरियोटाइप में क्या होगा, जो चीजें पहले से समाज मानता आ रहा है कि महिलाओं को बाहर काम करने नहीं जाना चाहिए, या उनको आर्मी में नहीं जाना चाहिए, या उनको शादी करके जो है मेल के घर ही जाना चाहिए, ये तो खैर कल्चर का भी पार्ट है ऑब्वियसली। बट बायसनेस क्या है, बायसनेस किसी के भी प्रति हो सकती है। आप यदि ये सोच ले कि नहीं मेरे साथ गलत हुआ है एज अ फीमेल, तो मैं मेल जो भी, या मेरा जो बच्चा होगा जो कि लड़का होगा उसके साथ गलत करूंगी, या उसको दबा के रखूंगी, बेटी को ज्यादा हम वो करेंगे, तब भी क्या हुआ, बायसनेस हो गई। बायसनेस किसी के भी प्रति। लेकिन स्टीरियोटाइप जो पहले से चली आ रही हैं चीजें कि लड़के रोएंगे नहीं, लड़कियां स्पोर्ट्स में नहीं जाएंगी, जैसे कि एग्जांपल है एक बच्ची की दादी हैं जो कहती हैं कि तुम टूर पे नहीं जाओगी बाहर, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था क्योंकि हमारे घर में लड़कियां बाहर नहीं घूमती। तो ये रूढ़िबद्धता, पुरानी एक सोच है जो चली आ रही है जेंडर को लेकर के, तो ये रूढ़िबद्धता कहलाएगा। ठीक, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। यदि पहले से चली आ रही बात के बारे में बात हो तो ये रूढ़िबद्धता, यदि किसी भी एक तरफ झुको तो बायसनेस। दोनों ऑप्शन जनरली नहीं मिलते हैं एक साथ, बट मैंने बता दिया है डिफरेंस। आइडेंटिटी क्या है, जेंडर आइडेंटिटी, एक बच्चा खुद को कैसे आइडेंटिफाई करता है, भाई मैं मेल हूं कि फीमेल हूं। ठीक, जेंडर रेलिवेंस कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने कभी पढ़ा नहीं कि रेलिवेंट है कि नहीं है। जेंडर कॉन्स्टेंसी होता है, ये थियोरी भी है, इस पे कोहलबर्ग ने आई थिंक बात की हुई है कि बच्चे का जो जेंडर है लगभग 3 साल तक आते आते ये कांस्टेंट हो जाता है कि वो ये समझने लगता है कि जैसे आप अपने कपड़े बदल लेते हैं वैसे आप अपना जेंडर नहीं बदल सकते हैं। तो जेंडर एक कांस्टेंट चीज है, यानी एक ऐसी चीज है जो बनी रहेगी, जो परिवर्तित नहीं होगी। सोसाइटी डिटरमाइंस द रोल ऑफ मेल एंड फीमेल, दिस स्टेटमेंट आर्टिकुलेट्स, यानी समाज जो है वो निर्धारित करता है किसका रोल, महिलाओं और पुरुषों के। ये जो स्टेटमेंट है ये कैसा स्टेटमेंट है, इसका मतलब क्या है कि समाज पुरुष और महिलाओं की भूमिकाओं का निर्धारण करता है। यह कथन क्या दर्शाता है, इससे क्या पता लगेगा आपको पढ़ करके, बताइए। पहला ऑप्शन है जेंडर एज एन इनहेरेंट कंस्ट्रक्ट, मतलब ये अंतर्निहित है। जेंडर एक हेरिडिटी से मिली एंडोमेंट है। जेंडर क्या है, एक इंट्यूटिव कंस्ट्रक्ट है, यानी अंतर्ज्ञानी, या मतलब इंट्यूशन जैसा आपको फील हो जाए वैसा जेंडर बन गया। या फिर जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, तो आपको पता है जेंडर क्या है, एक सामाजिक संरचना है। समाज यदि निर्धारित करे कि किसका रोल कैसा होगा, महिलाओं का रोल क्या होगा, पुरुषों का रोल क्या होगा समाज में, तो इसको हम कहेंगे समाज ने बनाया हुआ एक कंस्ट्रक्ट है जिसको हम जेंडर कह रहे हैं, सोशल कंस्ट्रक्ट है। सामाजिक संरचना को हम जेंडर कहते हैं। कोई अंतर्निहित या ऑटोमेटिक नहीं है, ये आनुवंशिकता से नहीं है, आनुवंशिकता से नहीं है बिल्कुल भी। अगर हम बात करते बायोलॉजी की तब वो सेक्स होता, जेंडर नहीं होता। ठीक है बात, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। इसका आसान सा क्वेश्चन आएगा 1 से 2 नंबर में, गलत नहीं होगा यदि आपको 2-3 बातें पता है तो। वाइडली हेल्ड बिलीफ्स अबाउट टाइपिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स डीम्ड एप्रोप्रिएट फॉर डिफरेंट सेक्सेस इन द सोसाइटी आर रेफर्ड टू एज, मतलब समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है हमसे, ध्यान दिया आपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ने पूछा है कि वाइडली हेल्ड बिलीफ्स, यानी ज्यादातर दुनिया में जिन बिलीफ्स को माना जाता है, जिन विश्वासों को, किसके बारे में, टाइपिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स। टाइपिफाइड मतलब टाइप कर दिए हैं मेल और फीमेल के साथ
कि मेल्स ये रोल प्ले करेंगे, फीमेल्स ये रोल प्ले करेंगी। मेल है और नौकरी नहीं लगी तो बड़ी दुख की बात है, फीमेल है तो कोई बात नहीं, शादी तो कर ही देंगे। ये क्या हुआ? ये टाइपिफाइड कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक, डीम्ड एप्रोप्रिएट फॉर डिफरेंट सेक्सेस इन दी सोसाइटी, यानी कि अलग अलग सेक्स के लिए अलग अलग टाइपिफाइड रोल बना दिए गए हैं। ये जो दुनिया में माने जाने वाले बिलीफ्स हैं जो महिलाओं और पुरुषों के साथ जुड़ गए हैं, इनको आप क्या कहेंगे? तो इनको हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहना भी गलत होगा, इनको हम जेंडर स्टीरियोटाइप्स कह देंगे कि जो चली आ रही बातें हैं उन्हीं को आपने मान लिया है, तो ऐसे लोगों को हम रूढ़िबद्धताओं से जुड़ा हुआ मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। एसोसिएटिंग टॉयज, आर्टिकल्स ऑफ क्लोथिंग, हाउस होल्ड आइटम्स, ऑक्यूपेशंस एंड कलर्स विद स्पेसिफिक सेक्स इज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ, यानी खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, मतलब घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? यानी हम एसोसिएट कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं चीजों को लिंग के साथ, मेल और फीमेल के साथ, स्पेसिफिक सेक्स के साथ, कि भाई अगर खिलौने हैं, अगर डॉल है तो वो गर्ल के लिए आएगी, और जो बाइक है या कार है वो मेल के लिए है, बॉय के लिए आएगी। ऐसी चीजों को हमने टॉयज को जोड़ दिया सेक्स के साथ, क्लोथिंग को, कपड़ों को जोड़ दिया, पिंक कलर हम लड़कियों को पहनाएंगे, हम ब्लू जो है लड़कों को पहनाएंगे, है ना। हाउस होल्ड आइटम्स, किचन सेट ला रहे हैं बच्चों के लिए, है ना। ऑक्यूपेशंस एंड कलर्स, कलर्स को भी और ऑक्यूपेशन को भी, रोजगार को भी जब हम किसके साथ जोड़ दे रहे हैं, एक पर्टिकुलर सेक्स के साथ जोड़ दे रहे हैं, तो इसको हम स्टीरियोटाइपिंग कहेंगे। आपने रूढ़िबद्धता कर दी, मतलब आपने जोड़ दिया, आप जुड़ गए किसी एक चीज से, किसी एक जेंडर से, आपने किसी काम को जोड़ दिया, किसी चीज को जोड़ दिया, किसी व्यवसाय को जोड़ दिया। अब आपको इस बात से क्या फर्क पड़ना चाहिए कि यहां जो इंसान खड़ा है वो महिला है कि पुरुष है, या जब आप बात भी कर रहे हैं, हाउ डज इट मैटर? आपको एक इंसान को रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए, एंड दैट्स इनफ, है ना। आपको कौन सा, मतलब क्या करना है उस चीज से, तो इसका ऑक्यूपेशन से क्या फर्क पड़ेगा इस चीज से? सेंसिटिव होना एक इंसान के प्रति बहुत अच्छी बात है, आप संवेदनशील रहें, चाहे वो सामने कोई भी हो, इंसान है, इतना काफी होना चाहिए, ठीक। लेकिन हम और चीजें लगाएंगे कि अरे आप पायलट हैं, महिला क्यों हैं, इस तरीके की चीजें। तो अगर ऑक्यूपेशन से या आर्टिकल्स से अगर हम जोड़ेंगे तो रूढ़िबद्धता कहलाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस चिल्ड्रंस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड जेंडर रोल कन्फॉर्मिटी, यानी कि हम अब ये बताओ कि कौन सा एक तरीका प्रभावशाली होगा जिसके द्वारा हम रिड्यूस कर सकें, घटा सकें किस चीज को, बच्चों के अंदर जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग हो गई है कि भाई नहीं, मैं ये कैसे कर सकता हूं, मैं तो लड़का हूं, ये तो लड़कियों का काम है, बर्तन कैसे साफ कर सकता हूं। तो इस तरीके की जो चीजें हैं इनको आप हटाएंगे कैसे? जो जेंडर रोल कन्फॉर्मिटी है, लड़कियां भी मान लेती हैं, ठीक है कोई बात नहीं, तुम ही कर लो जॉब, मैं क्या करूंगी, है ये वाला अगर सिचुएशन है, तो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग और जेंडर रोल कन्फॉर्मिटी, ये जो मान लेना है कि ठीक है मान लेते हैं, इसको हटाने के लिए क्या किया जाना चाहिए क्लासरूम में? क्योंकि जड़ तो बच्चे ही है ना, जो हमारी जनरेशन है, यदि वहीं से अगर थॉट अच्छा बनता चला जाए तो चीजें बदल जाएंगी जो आज हैं। तो डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस, एम्फेसाइजिंग जेंडर स्पेसिफिक रोल्स, जेंडर सेग्रीगेटेड प्ले रोल्स या जेंडर सेग्रीगेटेड सीटिंग अरेंजमेंट, सबसे बेहतर होगा कि आप डिस्कस कराएं क्लासरूम में, ऐसे एग्जांपल्स पे बात करें जिन बच्चों के घरों में क्या है इक्वालिटी बरती जाती हो, या तो आप इक्वालिटी का एग्जाम्पल दें या ऐसे एग्जाम्पल्स बच्चों के सामने प्रस्तुत करें। जैसे आपने देखा होगा ईवीएस की टेक्स्ट बुक में वहीदा रहमान बोल रही हूँ, सॉरी, वहीदा प्रिज्म एक आई थिंक नेवी में या कमांडर रही हैं कुछ, तो उनके बारे में कहानी बताई गई है। मतलब ऐसे एग्जांपल्स निकाल के लाओ सोसाइटी में जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हो, बजाय कि उनके जेंडर के, ठीक है, उनके काम को हम पहचाने। तो जब डिस्कशन होगा जेंडर बायस के बारे में कि ये चीज गलत है, पक्षपात नहीं होना चाहिए, सेंसिटिव होना जरूरी है, लेकिन छोटे कपड़े प्रॉब्लम नहीं है, सोच में समस्या है। क्या होगा? जेंडर बायसनेस पे डिस्कशन होगा। Recently, there have been conscious efforts to include stories in curriculum where father is involved in household works and mother is doing adventure activities. This movie is important, या मूवी भी कहना गलत होगा, this scene is important. ऐसी स्टोरीज को शामिल किया गया है आजकल अपने करिकुलम में, पाठ्यचर्या में, स्कूल की ऐसी कहानियों को हम शामिल कर रहे हैं जहां पिता जो है वो घर का काम कर रहे हैं और महिला यानी माता जो है वो कुछ साहसी एडवेंचरस एक्टिविटीज कर रही हैं। इसका उद्देश्य क्या है? देखो, करिकुलम में अगर ऐसी बात शामिल की गई है तो इसका उद्देश्य ये तो नहीं है कि पुरुषों को कम दिखाना या महिलाओं को ज्यादा दिखाना, है ना। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो समाज ने रोल टाइप कर दिए थे, जो स्टीरियोटाइप बना दिया था, उसको थोड़ा सा उलट देना पिक्चर को, ताकि सिर्फ ऐसा ना लगे कि ये महिलाओं का ही काम है खाना बनाना,
पुरुष भी कर सकते हैं। तो वो जो सोच है उसको थोड़ा सा हटाया जाए, इसके लिए दोनों को ऐसे क्या कहें, इसको जेंडर कुछ तो बोलते हैं, मतलब अभी शायद आगे आएगा, ऑपोजिट या नॉन ट्रेडिशनल रोल्स में डालेंगे। नॉन ट्रेडिशनल यानी कि जो ट्रेडिशन से, जो परंपरा से थोड़े से हटके हों, जो हमें देखने की आदत नहीं है हमारी आंखों को, उनको डाला जाए यदि, तो बच्चों के दिमाग में ये नहीं बनेगा कि सिर्फ मम्मी ही खाना बना सकती हैं घर में। जो बच्चे उस छोटी क्लास की बुक को पढ़ रहे होंगे, तो बुक में ऐसे एग्जाम्पल्स होने चाहिए जिसमें महिलाएं बाहर का काम भी कर रही हो, कुछ एडवेंचर स्पोर्ट कर रही हो, पुरुष घर में भी इन्वॉल्व हो। तो इससे क्या होगा, इससे जेंडर बायस बढ़ेगा? जी नहीं, इसका उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं है। इट एम्स टू एलिमिनेट जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। जो रूढ़िबद्धता हो गई है आज तक, एटलीस्ट वो थोड़ी सी हटेगी। दोनों के ही रोल, कोई भी काम कुछ भी कोई भी कर सकता है, ये एक नॉर्मल बात हो जाएगी। तो बी ऑप्शन सही हुआ। जेंडर कॉन्स्टेंसी को कोई एनकरेजमेंट नहीं है, वो तो कांस्टेंट है ही, पता लग गया बच्चे को, वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया। इट एम्स टू इंक्रीज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। इससे कोई पक्षपात नहीं बढ़ रहा, ये बच्चे की सेंसिटिविटी के लिए। देखो, जो लोग पीछे नीचे दबे हैं उनको चाहे आप आरक्षण दे के लाओ, चाहे जैसे भी लाओ, मतलब इक्विटी को अपनाना पड़ेगा, समता को, तो उनको ऊपर एम्पावर करना पड़ेगा। इसलिए ये थोड़ा सा ऑपोजिट एग्जाम्पल प्रदर्शित किया जा रहा है आपके किताबों में।